नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा हमारा मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से मानचित्र होते हैं और कौन से मानचित्र में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन कर चुके हैं। अगर उन सभी क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तथा इससे पहले भी हम लोग साइंस और हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अपने भाई बंधु दोस्त जिनको भी ये काफ़ी सहायता होगी। हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एनसीईआरटी से प्रश्न आजकल आते ही आते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि अब लुसेंट वगैरह या कोई भी बुक पढ़ करके नौकरी ले लिए जाए। जब तक आप डीपली यानी गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको परीक्षा में सफलता हासिल नहीं होगी। पहले एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद में कोई ना कोई बुक को आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। चलिए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अगर पिछली वाली कक्षाएं आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। ग्लोब जो है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब में क्या होती है? ग्लोब में अध्ययन की क्या होती है? कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब क्या होता है? हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, केवल क्या, एक भाग, जैसे कि अपने देश का अध्ययन करना, अपने राज्यों का अध्ययन करना, अपने ज़िलों के बारे में जानना, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र जो होता है पृथ्वी की सतह, मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर यानी प्लेन सतह पर खींचा गया क्या होता है? एक चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या होता है? असंभव होता है। एक पूरी तरह से गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या होता है? असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है, जो मानचित्र होती है हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होती है। मानचित्र में जैसे नदी वाला मानचित्र अलग होता है, पर्वत पठार वाला मानचित्र अलग होता है, तो सब चीज़ का अलग अलग मानचित्र होता है। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र जो होते हैं एक छोटे से क्षेत्र को दर्शा देता है तथा कुछ तथ्य को दर्शा देता है। ठीक है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। दूसरे मानचित्र में क्या हो सकता है? एक बड़ी किताब की तरह क्या हो सकते हैं? उसमें जानकारियाँ छपी होती हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। जैसे नदी का मानचित्र अलग हो गया, पर्वत का मानचित्र अलग हो गया, जैसे धरती का मतलब क्या बोलते हैं उसको, पठार का मानचित्र अलग हो गया। मतलब इस तरह से कर करके अलग अलग जो भी मानचित्र होगा उस सबको एक जगह साथ में एक साथ में रख देंगे तो उसको, उससे किसका निर्माण होगा? उससे एटलस का निर्माण होता है। ठीक है, एटलस जो होता है विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर क्या होता है? आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें क्या होती है? ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र जो होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखते हैं कि मानचित्र कौन कौन से मानचित्र होते हैं। जैसे यहाँ पे भौतिक मानचित्र दिया हुआ है और राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, भौतिक मानचित्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जो नेचुरल बना हुआ है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ठीक, इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या
उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जो भी प्राकृतिक द्वारा निर्मित किया गया है उन सभी को दर्शाने के लिए जो भी मानचित्र का निर्माण किया जाता है उन मानचित्र का नाम क्या है, उसको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर का उसमें विस्तृत चर्चा होती है। किसमें? तो भौतिक मानचित्र में होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नदी, पर्वत, पठार के बारे में जानकारी लेना होगा तो दुकान में जाकर के कौन सी मानचित्र लीजिएगा? भौतिक मानचित्र लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र में जो होता है राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा गया है कि राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के किसी देश में, मतलब विभिन्न देशों में से और विभिन्न राज्यों को उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब तो मानचित्र में स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर। अगला क्या है कि थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि कुछ मानचित्र क्या होता है, विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र क्या होता है, विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र होता है, वर्षा का मानचित्र होता है, वन का मानचित्र होता है, उद्योग का मानचित्र होता है, आदि प्रकार के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत किसका चर्चा किया जाता है? सड़क का मानचित्र किया जाता है। अपने राज्य में, अपने देश में कौन कौन सी सड़क कहाँ कहाँ जाती है उस सब का उसमें विस्तृत चर्चा किया जाता है। वर्षा का मानचित्र किया जाता है। वन का, हमारे हमारे राज्य में, हमारे देश में कौन कौन से वन है, कहाँ कहाँ से वन पाए जाते हैं तथा कौन कौन से उद्योग है, इस सभी की चर्चाएँ किस मानचित्र में होता है? थीमेटिक मानचित्र में होता है। अब तो मानचित्र के बारे में आप लोगों को अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र में कौन कौन से घटक होते हैं? मानचित्र में 3 घटक होते हैं। ठीक है, एक तो दूरी होता है, दूसरा दिशा होता है और तीसरा क्या होता है? प्रतीक होता है। मानचित्र में दूरी को दर्शाया जाता है, दिशा को दर्शाया जाता है और प्रतीक को दर्शाया जाता है। अब दूरी को देखते हैं हम लोग। आइए दूरी को देखते हैं कि मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है, आरेख टाइप से खींचा होता है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। मानचित्र जो होता है एक आरेखन होता है, आरेख के द्वारा होता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके, जूम करके, मतलब छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाते हैं। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यह तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी क्या होती है? स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना भी चुना जाता है। पैमाना जो होता है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात को पैमाना कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। मानचित्र में तो 10 किलोमीटर नहीं दिखाएंगे, लंबा करके, लंबा रेखा खींच करके तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मानचित्र तो छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो क्या करेंगे, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के दर्शाएगा। 5 किलोमीटर, अब जैसे 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है आपके घर और विद्यालय की दूरी, तो उसको हम 2 सेंटीमीटर से दर्शा देते हैं। तो 2 सेंटीमीटर दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। उसी प्रकार से फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर आपका हो जाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। आपके रेखाचित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। समझ गए होंगे। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, क्या कह रहा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप, किसी भी देश के महाद्वीप या देश को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। अब जैसे कोई
कोई दूरी 500 किलोमीटर है, उसको हम कैसे दर्शाएंगे पैमाने पे? तो 5 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 5 सेंटीमीटर, ओ अच्छा ये तो 500 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब ये थोड़े है कि 500 किलोमीटर जो है हम पैमाने पे एकदम जो अपना चित्र बनाएंगे उसको एकदम लंबा लाइन खींचेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। जब एक छोटा क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, और बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी बड़े वाले भाग को छोटा करके दिखाना है तो छोटे वाले क्षेत्रफल को दिखाना है तो उसको हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी है तो उसको हम मानचित्र पर कितना दर्शाएंगे? 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या करते हैं? अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है, पेड़ को दिखाया है, खेल का मैदान है, विद्यालय है, कुआं है, दुकान है, घर है, ये पैमाने पर दिखाया है। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर को दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है। अब आइए दिशा को देखते हैं हम लोग। किसको देखते हैं? दिशा देख लेते हैं। ठीक है। दिशा जो क्या होती है कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। बिल्कुल सही बात है। अधिकतर मानचित्र पर ऊपर दाहिनी तरफ, ऊपर क्या होता है? दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा जाता है, उ लिखा जाता है, उ लिखा जाता है। यहाँ पे उ लिखा जाता है, नीचे द लिखा हुआ है। ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। हमारे मानचित्र जब हम कागज़ पे हम अगर किसी भी उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं, कागज़ पर अगर हम उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इसी तरह से यहाँ पे पूरब होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे में साउथ होता है, दक्षिण होता है, पूरब में ईस्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। चित्र संख्या 4.2 में हम लोग देख लिए हैं। इसमें 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। वे क्या कहे जाते हैं? जब मानचित्रों पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा को दिखाते हैं वे क्या कहते हैं? उसे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं बीच की 4 दिशाएं क्या होती है? अब देख लीजिए। बीच की उत्तर, पूरब, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए यहाँ पे बीच की जो 4 दिशाएं की बात कर रही है, ये तो हो गया हमारा उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब पश्चिम। अब ये उत्तर और पूरब के बीच की दूरी क्या कहेंगे? उत्तर पूरब कहेंगे। उत्तर और पूरब के बीच की दूरी उत्तर पूरब कहेंगे। उसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच की दूरी दक्षिण पूरब कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उसी प्रकार पश्चिम और उत्तर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है। ये दोनों को मिला करके, ये तो समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आप लोग रीजनिंग वगैरह तो पढ़े ही होगा। रीजनिंग में ऐसे डायरेक्शन टेस्ट आता है। डायरेक्शन टेस्ट में ऐसी दिशा को दर्शाया जाता है, बहुत सारे होते हैं। चित्र संख्या 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। चित्र संख्या 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ठीक है। क्या कह रहा है कि चित्र संख्या 4.1 से निम्नलिखित दिशा का पता लगाना है। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा दिखाना है। विकास के घर से, अब देखिए विकास के घर से सामुदायिक खेल की दिशा कहाँ गया है? सामुदायिक खेल, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है विकास के घर से, तो विकास के घर यहाँ पे, ये विकास का घर है। ठीक है। विकास के घर यहाँ पे सामुदायिक केंद्र था, तो इसकी कहाँ है? सामुदायिक केंद्र विकास के घर से कहाँ है? उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है। अगर उसके बाद में क्या करेगा? खेल का मैदान कहेगा तो क्या कहेगा? विकास के घर से, तो यहाँ पे हम विकास के घर पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पूरब हो जाएगा, तो ये उत्तर पूरब में हो जाएगा खेल का मैदान। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग तो फिर एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वाले वीडियो में हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, इसको और अच्छे से समझा भी देंगे हम। डायरेक्शन टेस्ट वैसे तो रीजनिंग में ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है।
आगे क्या कह रहा है कि हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा कहाँ होती है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा कहाँ होती है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। किसका? दिक् सूचक का सुई कहाँ होता है? ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा में, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, आगे चलिए प्रतीक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रतीक क्या होता है। प्रतीक से किसका किसका हम लोग अध्ययन करते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। प्रतीक जो होता है किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। क्या कह रहा है कि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति, जैसे अब मानचित्र में हम भवन तो नहीं बना सकते हैं बड़ा सा, सड़क तो नहीं बना सकते हैं, पुल तो नहीं बना सकते हैं, वृक्ष को तो नहीं दर्शा सकते हैं क्योंकि मानचित्र तो छोटा होता है। रेल की पटरी या कुएं को दिखाना असंभव होता है, तो उसमें क्या करते हैं, इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर हो जाएगा तो मान लीजिए हम उसको वृक्ष के दर्शा दिए, लाल कलर हो गया तो उसको हम पर्वत या पहाड़ से दर्शा दीजिए। ऐसे इसको प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रतीक क्या होते हैं? कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता से पता लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रतीक दिया हुआ है, जैसे देखिए अब जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन का प्रतीक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन यहाँ पे बड़ी लाइन को दिया हुआ है, मीटर लाइन को दिया हुआ है, रेलवे लाइन स्टेशन है। बड़ी लाइन ये दर्शा रहा है, मीटर लाइन को ये ऐसे दर्शा रहा है, और रेलवे स्टेशन जब ऐसा होगा तो समझिए कि रेलवे स्टेशन है। उसी प्रकार सड़क में दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की सड़क होती है। ठीक है, पक्की सड़क को ये दर्शा रहा है, कच्ची सड़क को ये दर्शा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सभी सूचक है, ये सभी क्या है? सूचक है। सूचक के द्वारा ऐसे हम दर्शा दें, अब ऐसे दर्शा देंगे तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये तो कच्ची सड़क को दर्शा रहा है, ये जो पैमाना है, ये जो हमारा सूचक है, ये रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है, ये जो है नदी को दर्शा रहा है, ये कुआं को दर्शा रहा है, ये तालाब को दर्शा रहा है। इस मतलब जो भी है हम संकेत देते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है तो पोस्ट ऑफिस का संकेत दिया होता है, पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख दिया जाता है, पीटीओ लिख दिया जाता है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है पीटीओ लिख दिया जाता है, पुलिस स्टेशन को पीएस लिख दिया जाता है। पेड़ और घास होता है, जैसे हरे कलर से ऐसे दर्शा, घास को ऐसे बना दिया जाता है, पेड़ को ऐसे बना दिया जाता है, बस्ती और कब्रिस्तान को ऐसे दर्शा दिया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी सूचक है। ठीक है, आइए इसके द्वारा जो मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो सूचक के द्वारा। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये क्या कहलाता है? ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब जैसे देखिए एक सुंदरपुर गांव है, सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाया जाता है। देख लीजिए कैसे कैसे दर्शा रहा है, पेड़ को दर्शा रहा है, रोड को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे पेड़ है तो ग्रीन से दर्शा दिया, यहाँ पे ये पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन दर्शा रहा है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नदी को दर्शा रहा है। तो इस तरह से प्रतीक के द्वारा दर्शा दिया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रतीक कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र संख्या 4.3 में क्या किया गया था? दिखाया गया था। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दिखाया गया था, हम लोग देखे थे। विभिन्न रंगों का उपयोग, क्या कह रहा है कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, नीले रंग का उपयोग जलाशय के लिए। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नीले रंग का उपयोग किसके लिए? तो जलाशय में, ये मिलान करने के लिए दे देगा। नीले रंग का उपयोग इस जलाशय के लिए, और भूरा कलर जो हो जाएगा पर्वत के लिए। भूरा कलर जो होता है, ब्राउन कलर जो होता है किसके लिए? पर्वत के लिए। नीला रंग जलाशय के लिए, जल नीला होता है, जल नीला दिखता प्रतीत होता है। ठीक है, भूरा पर्वत को दिखाता है। पीला रंग जो होता है पठार को, पीला पठार, प से पीला, प से पठार, पीला पठार। हरा रंग मैदान को, हरा रंग मैदान में हरे रंग होते हैं। क्यों? क्योंकि हरे भरे घास होते हैं। इसको दर्शाने के लिए किया जाता है। इस तरह से थोड़े बहुत आप लॉजिक लगा करके याद रख सकते हैं। और रेखाचित्र, आइए देखते हैं कि रेखाचित्र क्या होती है। रेखाचित्र एक आरेखन है। रेखाचित्र क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखाचित्र क्या होता है? यह एक पैमाने पर आधारित नहीं होता है, यह एक
याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर क्या होता है, आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? आप अपने मित्र के, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। तो आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना लेता है। ठीक है, कच्चा क्या कहता है, आरेखन बना लेता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ऐसे ऐसे नॉर्मली बना दिया जाता है। ठीक है, अब आइए खाका देखते हैं कि खाका क्या होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र पर, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया चित्र क्या होता है, खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी के कमरे की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचते हैं, जिसको खाका कहते हैं। कुछ भी बनाने के लिए पहले एक रफली कुछ काम करते हैं, डायग्राम करते हैं। इंजीनियरिंग वाले या ITI ये सब होते हैं ना, ये सब डायग्राम वाले बनाते हैं, इनको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का ओरिजिनल कुछ बनाने से पहले उसका एक खाका तैयार किया जाता है, एक रफली बनाया जाता है, और उसके बाद में तब उसको अच्छा से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये था। अब आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वैसे तो हम प्रश्न को लेकर के आएंगे ही। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पढ़ें उसके आधार पर आपको आंसर देना है, समझना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या होता है? वृक्ष के वितरण, जहाँ पे वृक्ष होता है, किस मानचित्र में? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, किसमें हम वृक्ष को देखते हैं? किस मानचित्र के अंतर्गत वृक्ष के वितरण को देखते हैं, आपको दिखाना है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता था, आपको पता ही है। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता था, सड़क वगैरह ये सबको दिखाया जाता। भौतिक मानचित्र में यही था ना, वृक्ष को दिखाते थे। ये सबको याद रखना है, आपको परीक्षाओं में यही पूछ लेता है, यहीं से प्रश्न बना के। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? नीला रंग, जल नीला होता है, जलाशय के लिए। ठीक है, पर्वत क्या होता है, पर्वत भूरा होता है, ब्राउन होता है। मैदान हरा भरा होता है, ग्रीन। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या दूरी मापने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। पैमाना आवश्यक होता है। पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीक के लिए? किसके लिए होता है? ये आप लोग पढ़ें, ये सबको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तथा जो भी अगर कुछ सुझाव और कमेंट कुछ भी करना हो तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, एक बार फिर मैं कहूँगा कि इसको शेयर कर सकते हैं। जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को, जिसको भी शेयर कीजिए, चूँकि ये पढ़ाई वाला वीडियो है, सबको सहायता होगी। चलिए अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।